हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th भौतिकी के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्नों पे। और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो आप लोग ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके नियमों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं लिखा हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिखे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। और साथ ही साथ आप लोग परावर्तन के भी दो नियम होता है, इसको भी आप लोग एडवांस में याद रखिए। तो देखिए क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको आप लोग समझिए, यहाँ पे समझिए। देखिए, आपतित किरण जो होते हैं उसके बाद से अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है। उसके बाद से नेक्स्ट है सेकंड नंबर, जो उसका लाभ है यानी कि नियम है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, सेकंड लॉ है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, याद हो गया। और सेकंड लॉ है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा पर, कहाँ पे, सीमा पर जब तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या जो होता है वो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ में आप लोग सेम लिख सकते हैं। तो जो मेरा सेकंड नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो हमारा समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो विशेषता है वो क्या होता है। हम आप लोगों को बता दें कि कल से सुबह में 6 बजे लाइव होगा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारे सब्जेक्ट से 500 प्लस। आप लोग सारे 500 प्लस ऑब्जेक्टिव को कर लीजिएगा तो आपका जो है एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। सो आप लोग लाइव को अटेम्प्ट कीजिएगा, कल से सुबह 6 बजे लाइव में आइएगा। देखिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी कि देखिए, इसको आप लोग समझिए। ये मान लीजिए ये दर्पण है, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं 1 मीटर के दूरी पर, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 1 मीटर के पीछे ही बनेगा। यानी कि जितने दूरी पर बिंब है उतना ही पीछे जब कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी कि जितनी दूरी पर, 1 मीटर के दूरी पर है तो 1 मीटर ही दूरी पर बनेगा। उसके बाद से इसका विशेषता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक है। इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग 4 नंबर, समतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। और अवतल दर्पण के साथ आप लोग उत्तल दर्पण का उपयोग भी याद रखिएगा। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अपवर्तन और मानव नेत्र के टोटल क्वेश्चंस मैंने कवर करने का प्रयास किया, सिर्फ लघुत्तरीय 2 मार्क्स वाले। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है, बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा में, आप लोग को पता होगा। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सर्च लाइट, लैंप, जो हेडलाइट आप लोग स्ट्रीट लाइट देखे हैं सड़कों पे जो लगा रहता है, वो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगियों तथा का परीक्षण करने के लिए भी इसका किया जाता है। और सौर कुकर वगैरह में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जल्दी से भाग जा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चंस को टाइप करके आया हूँ, सो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सारे सब्जेक्ट्स का, यानी कि सोशल साइंस में सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के VVI लघुत्तरीय प्रश्न चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर देखिए। और ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही प्रश्न अपलोड है, सारे प्रश्न VVI है, जहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में सेट किए जाते हैं, वहाँ से मैंने प्रश्न को सिलेक्ट करके अपलोड किया है। सो आप लोग सबको देखिएगा। देखिए 5 नंबर मेरा प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है, यानी कि देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। सीधी वर्ड में आप लोग सीधी
में आप लोग समझिए, इस लैंग्वेज को आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो अब आप मेरा आवाज़ सुनिए। जब प्रकाश श्वेत प्रकाश से आती है, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश, यानी कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ये मान लीजिए आप लोग ये प्रिज्म है और ये सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से यह गुजरता है सूर्य का प्रकाश, तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होता है। अपने अवयवी जो है वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जब प्रिज्म से टकराता है, और यह घटना जो है वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप लोग कैसे लिखिएगा, जब सूर्य से आपतित श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है, यानी कि प्रिज्म से गुजरता है, तो अपने अवयवी यानी कि अपने रंग 7 रंगों में विभक्त होता है। वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इसको हम लोग वर्णपट कहते हैं। और इसमें जो है विव गियोर के द्वारा इसको सजाया जाता है, और ये जो प्रिज्म होता है इसको वर्णपट बोलते हैं, और ये जो सूर्य है, आप लोग समझ गए। इसमें जो है थोड़ा सा बुक वाला लैंग्वेज है। जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस 7 रंगों को बैगनी, हल्के, इसको देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों को नंबर जो है वो बढ़िया से मिलेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स भी तो चाहिए ना लिखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर है आप लोगों के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सीधी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यानी प्रकीर्णन, मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है, सबसे इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रकीर्णन क्या है। मान लीजिए आप एक रुई ले लीजिए, छोटा सा रुई, उसके बाद से उस रुई को जो है किसी कलर में, यानी कि कोई भी कलर आप लोग ले लीजिए जैसे कि रेड, ब्लू, उसके बाद से उस ब्लू कलर में जो है उसको भिगो दीजिए, तो उसका जो कलर होगा वो अपने ओर अवशोषित कर लेगा, रेड कलर को अवशोषित कर लेता है। रेड कलर को क्या करता है, अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेता है। वैसे ही होता है वायुमंडल में, सेम केस, यानी कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, जो उसमें प्रकीर्णन का थोड़ा केस होता है, तो प्रकीर्णन के केस में ये होता है जो वायुमंडल में जो है वो नीला रंग को सोख लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, यानी कि अपने ओर अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नीचे आप लोग कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए 7 नंबर, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। प्रकाश का परिवर्तन, जब इसको समझिए, मैं आप लोगों को एकदम 2 मिनट में याद करा रहा हूँ इस प्रश्न को। जब प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ पे देखिए आप लोग, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर, यानी कि समतल सतह पर पड़ता है, तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परिवर्तन कहते हैं। लेकिन मेरा आप लोग लैंग्वेज सुनिए, मैं अब नियम को भी देख लीजिए आप लोग। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही दल में होता है, और उसके बाद से परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। और मेरा आप लोग सुनिए, अब देखिए, जब सूर्य का, देखिए ये मान लीजिए कोई समतल सतह है, अच्छा से नहीं बन रहा है, रुकिए मैं अच्छा से बना रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा कलर ये ले लेते हैं। समतल सतह है, मान लीजिए ये कोई समतल सतह है, और यहाँ से देखिए मान लीजिए ये आपतित किरण है। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड, यस। ये देखिए मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। तो यहाँ से टकराएगी तो ये जो है वो सेम एंगल से, इसका एंगल और इसका एंगल सेम एंगल से जो है, और ये जो होता है ये अभिलंब होता है। तो ये देखिए ये यानी कि चली जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो किसी समतल सतह से टकराती है और पुनः अपने माध्यम में, यानी कि दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि चली जाती है। देखिए ये आई, इससे टकराई, ये चली गई। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है कि ये कोण, रुकिए मैं दूसरा कलर ले लूँ। हाँ देखिए, ये कोण, यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। और ये और एक नियम है जी, ये और ये तीनों एक ही तल में होता है, यानी कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। ये है, आप लोग ऐसे डायग्राम को दिखा दीजिएगा, या परिवर्तित किरण, या आपतित किरण, या अभिलंब यहाँ पे, उसके बाद से ये कोण और ये कोण इक्वल होता है। ये हमारा प्रकाश का परिवर्तन। याद रखिएगा, 5 नंबर में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका क्या अर्थ है। यानी कि समतल दर्पण का जो आवर्धन है +1 है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अभिप्राय है, यानी कि किसका क्या। सारे प्रश्न NCERT के हैं, सो बहुत महत्वपूर्ण है।
याद है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए समतल दर्पण, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज यानी कि दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। इसमें पॉजिटिव जो साइन है यानी कि प्लस का साइन है वो जो है धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा तथा आभासी है। और एक यानी कि एक होने का मतलब है कि उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज की, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है, मान लीजिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई एक दर्पण है, इसको दर्पण मान लीजिए, ये कोई वस्तु है, तो इसका जो साइज होगा 1 मीटर का है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी हमारा 1 मीटर का ही होगा। यही है हमारा समतल +1 का मतलब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क यानी कि स्वस्थ सामान्य दृष्टि के लिए इसका क्या मान होता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है, यानी कि हमारी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समझ में आ रहा है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियां यानी कि अलग अलग दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट यानी कि क्लियर रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, इसे ही हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। और सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर होता है तथा अनंत के बीच होता है। 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है, यानी कि 4D। इस ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समंजन क्षमता समझ में आ गया तो नीचे आप लोग हेगस्टेक डाटा स्टडी लिख कर कॉमेंट्स कीजिए। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो नीचे हेगस्टेक डाटा स्टडी लिख और कॉमेंट्स कीजिए। मैं आपको उस कॉमेंट्स के नीचे लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ये मैं पावर पॉइंट में इसको मैं बनाया हूँ, सो इसका मैं लिंक आप लोगों को बना दे दूंगा। ये मैं अपने द्वारा प्रोवाइड किया हूँ। सो इसका जो पार्ट 1 था फिजिक्स का, इसमें जो है नेत्र में, उसके बाद से जो है आपका विद्युत धारा और चुंबकत्व, तो उसमें भी कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न हैं। सो ये सीरीज का पहला वीडियो था। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।